कमिश्नर माननीय महानिदेशक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, आदरणीय अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्रीमती सुबानी स्वयं जी, मीडिया से आई सभी सम्माननीय पत्रकार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का आज के समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कोविड-19 महामारी के कारण हुई तालाबंदी के दौरान देश भर के कर्मियों की मुसीबतों एवं परेशानियों को कम करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एकाग्रता से अनेक कार्य आरंभ किए। इनमें से कुछ विशेष हैं। CLC ऑफिस ने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए। ESIC अस्पतालों में कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की तत्परता से सहायता की। EPFO द्वारा विशेष कोविड-19 एडवांसेस निरंतर वितरित किए गए। मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार आज के समारोह को विशेष तौर पर आयोजित किया गया है। आज हम CLC, EPFO एवं ESIC के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके अथक परिश्रम ने देश के कई कामगारों की पीड़ा कम की। अब मैं चीफ लेबर कमिश्नर श्री DPS नेगी जी से आग्रह करूंगी कि वे आज के गणमान्य अतिथियों का स्वागत में 2 शब्द कहें एवं अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का इस छोटे से समारोह में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। उसी के साथ जो हमारे सचिव हैं और जिन्होंने छोटे से ही समय में हमारे को इतना प्रोत्साहित किया है जब से वो आए हैं कि एक के बाद एक हम माइलस्टोन जो हमारी मिनिस्ट्री को दिए गए वो अचीव कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं EPFO से, ESIC से, DG ESIC, CPFC मिस्टर बर्तवाल, एडिशनल सेक्रेटरी FA एंड अदर जॉइंट सेक्रेटरीज मिस्टर गुप्ता, उन सभी का स्वागत करता हूं। और इसी साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये पूरा फंक्शन हम वेबकास्ट कर रहे हैं। इट हैज गॉट वेबकास्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व में ये प्रोग्राम को आज देखा जा रहा है। और साथ ही जो हमारे जो कुछ साथी जो बिकॉज ऑफ कोरोना के टाइम पे यहाँ नहीं आ सके, जो फंक्शन नहीं आ सके बिकॉज ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट, वो सब हमारे को रिस्पेक्टिव अपने रीजन से देख रहे हैं। सारे जो मेरे बंधु मित्र हैं इन द चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस एंड EPFO में जितने भी मेरे रीजनल ऑफिसर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं थ्रू द वेबकास्ट एंड द वेब VC ऑल्सो, और DG ESIC के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी अपने रीजनल ऑफिस हैं, उन सबका इस छोटे से फेलिसिटेशन फंक्शन पे स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि मंत्री महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने ये प्रोग्राम छोटे से समय में कोशिश की इसको अरेंज किया जाए। हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाएं, उम्मीद करता हूं कि नहीं आएगी कोई टेक्निकल ग्लिचेस टिल द फंक्शन कंटिन्यूज। उसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सब लोगों को, जो हमारे मंत्रालय जितने भी अधीनस्थ ऑफिस हैं, चाहे वो CLC का है, चाहे EPFO का है, चाहे वो ESIC का है, चाहे और जो ऑफिसर्स हैं जो हमारे DGMS है, DGLB है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, इनकी हमेशा हौसला अफजाई की है इस ऐसे कार्य करने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का और सेक्रेटरी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमेशा हमें काफी अपनी फ्रीडम दे रखी है। जो जिस ब्यूरो हेड के साथ जो काम दिया है उसको काफी फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने काम को चुस्त और दुरुस्त होकर काम को प्रोएक्टिवली करें। उसके लिए मैं सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज जब तक ब्यूरो हेड को या उसको थोड़ी फ्रीडम नहीं मिलेगी किसी काम करने की तो वो काम हो नहीं पाता। अदरवाइज हम प्रोसेस में ज़्यादा फंस जाते हैं और काम हो नहीं पाता। जैसे कि मुझे कल ही फाइल आई इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेशक मुझे फोन में पता लगा था, लेकिन अगर फ्रीडम नहीं मिलती मेरे को तो मैं शायद ये फंक्शन को आज हम लोग ये उससे नहीं करते, क्योंकि वेबकास्ट के लिए सिर्फ NIC पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही उनका वेबकास्ट है, तो इट हैज टू बुक। और PM का कोई बुकिंग हो जाए पहले तो दे हैव राइट ऑफ फर्स्ट टू द PMO। सो लकीली देयर वाज नो डिमांड फॉर द वेबकास्ट फ्रॉम आवर्स नॉट बुक। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों का सबका स्वागत भी करता हूँ जो भी जहाँ बैठे हैं। अब मैं स्वागत के बाद में मैं
सीधा जो सीएलसी के जो फंक्शन के बारे में मैं आता हूं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बिकॉज जिन लोगों ने कोविड टाइम में इतना काम किया है, अब मैं स्वागत के बाद एज ए सीएलसी में बोल रहा हूं, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सीएलसी के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 20 सेंटर हमने सर आपके दिशा निर्देश से हमने पूरे इंडिया में खोले, और इसमें जो हमारे पास जो डिस्ट्रेस कॉल थी उनका निपटारण हमने किया। और इसी तरह हमने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनके अकाउंट में हजारों करोड़ के हिसाब से हमने उनके पैसे डाले। और यहाँ तक कि जो 20 कंट्रोल रूम थे उसमें हमने जो हमारे पास जितनी भी कंप्लेन या डिस्ट्रेस कॉल आई, हमने सीएलसी ऑफिसर्स ने तकरीबन अब मुझे बताया गया 80-90 ऑफिसर जो ऐसे थे जो टोटली 24/7 इन दिस कोविड टाइम में इसी काम पे लगे हुए थे दिन रात। और उन्होंने काफी डिस्ट्रेस कॉल को तकरीबन जो मुझे बताया गया है मोर देन 90% ऑफ कॉल्स को इन्होंने इनका निपटारण किया पूरे इंडिया में। इसी तरह कुछ कंप्लेन ऐसी आती थी जो स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न थी, जिसपे हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं हो सकता था, उसका भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से हमारे जो ऑफिसर ने प्रोएक्टिवली लेके जो स्टेट के लेबर कमिश्नर थे, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के कोऑर्डिनेशन के ऑफिस से उनसे कोऑर्डिनेट किया। तो मैं जो सीएलसी के जो अधिकारी हैं, वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस दिन के लिए वो वेट करे, क्योंकि हर एक को चाहिए कि किसी हौसला अफजाई के लिए जो उसने काम किया दिन रात अपनी बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी किया, उसके लिए मिले अवार्ड मिले। लेकिन जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा कि सारे लोग यहाँ आ नहीं सकते थे, तो अभी कुछ जो गिने चुने जो हमने 3 ऑफिसर्स को हमने इसमें रीजनल ऑफिस को लिया है सीएलसी के, वो 3 ऑफिसर्स को हम अभी बुलाएंगे, उनको एप्रिसिएशन लेटर देंगे। और एक जो हेडक्वार्टर में मिस्टर मेहूर थे जो यहीं से कोऑर्डिनेट करते थे, उनकी भी हमने एप्रिसिएशन लेटर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी को और सेक्रेटरी को यही बोलना चाहूंगा, कुछ हमारे और भी थे अधिकारी, लेकिन सबको नहीं बुला सकते थे, बिकॉज कुछ हम अधिकारी जो ऐसे होते हैं कि अगर हम जो एक्चुअल जो काम करता है, जो छोटा व्यक्ति होता है, कि जैसे कि मुझे पता है हमारे एमटीएस ऑफिस में हमारे एक एमटीएस था जो काम इतना कर रहा दिन रात, उसने शायद हो सकता है कि कई रीजनल कमिश्नर से भी ज्यादा अच्छा काम किया हो, लेकिन वो हम उनको नहीं दे पाते। उनको हम सेपरेटली हम उनको अवार्ड अपना जो सीएलसी का हो, जैसे हमने लेबर ब्यूरो में किया, सेपरेट फंक्शन करके दिया, तो हम उनको सेपरेटली उनके लिए अवार्ड उनको भी दिया जाएगा, बिकॉज दे आर द अनसंग हीरोज। बिकॉज जब तक वो हमको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, मुझे याद है कई बार वो लोग रात को 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे भी उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल्स को उठाया। और जब से मेरे पास सीएलसी का चार्ज मिला, मैं खुद देख रहा हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आर वेरी अनसंग हीरोज, जिनको हम कभी भी उनको प्रोत्साहित नहीं कर पाते, बिकॉज उनका नाम कभी ऊपर आता ही नहीं, बिकॉज वो कभी हमारे माइंड में बात रजिस्टर करते ही नहीं। तो उन सबको हम सर मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, एज ए सीएलसी विल बी हैविंग अ सेपरेट फंक्शन विद सोशल डिस्टेंसिंग इन द नियर फ्यूचर। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे सीएलसी के अधिकारी हैं उनके बारे में आरुषि बताया, और वो अपना एप्रिशिएशन लेटर आके मंत्री जी से ग्रहण करें। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर। सीएलसी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने कर कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले सीएलसी हेडक्वार्टर के अधिकारी श्री संतोष माहर, जो सीएलसी के ऑफिस हैं। तो आ रहा अभी आ रहे हैं इधर से अंदर नहीं पीछे साहब की फोटो में आएगी। अच्छा ऐसे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब फोटो सही है। हाँ फोटो से क्षेत्रीय कार्यालयों से सबसे पहले श्री नुक्कू मनिका, डेप्यूटी सीएलसी आरओ चेन्नई की तरफ से। कुछ नहीं क्या बोल रहे हैं ना, डॉक्टर टी.के. पांडा, डेप्यूटी सीएलसी आरओ कोलकाता की तरफ से।
आरोप कोचिंग धन्यवाद सर। हमने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन आरुषि में एक बात मैं मंत्री जी और सेक्रेटरी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा DPCLC जो चेन्नई है सर, मुझे बताया कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है BSNL को कि 60 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का पेमेंट नहीं दी जाती है उसको 15 करोड़ को डिपॉजिट किया जाए CLC ऑफिस में। और ये कहा है उसको विश्वास जताते हुए कि ये जो ऑफिसर हमारे हैं और जो वर्कर्स हमारे जो 4000 वर्कर्स जो BSNL में काम कर रहे हैं, दिवाली से पहले उनके अकाउंट में DBT के थ्रू पैसा जाना चाहिए। तो 15 करोड़ हाई कोर्ट चेन्नई ने ओपन कोर्ट में ये बोला है कि कुछ ऐसे अफसर भी हैं हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो मिसाल है जिन्हीं कारण शायद ये सरकार चल रही है और लोगों को विश्वास स्टिल अभी तक अलाइव है। तो पर्सनली आई कांग्रेचुलेट Chennai officers and same with Kolkata also. There are many unsung heroes which are not here, sir. So with this now I'll over to the CPSC साहब। धन्यवाद CLC साहब। माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री संतोष कुमार गंगवार जी, लेबर मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी CLC, एडिशनल सेक्रेटरी एंड FA, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स एंड ऑल द अदर ऑफिसर्स हु आर प्रेजेंट हियर। सर, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम जो हमारे काबिल ऑफिसर्स हैं और जो ऑफिसर्स जिन्होंने काम किया कोविड के पीरियड में उनको सम्मानित कर रहे हैं। CLC ने ठीक कहा कि ये जो एक एक्सरसाइज हुई थी एड्स के लेवल पे, जिसमें जो लोग जो ग्रीवांस हैंडलिंग कर रहे थे उनको पुरस्कृत करने का काम हुआ है। लेकिन सर, बहुत सारे अफसर हैं जिनको कि पुरस्कृत किया जाना है। और जैसे CLC ने कहा कि हमारे यहाँ भी एक काफी बड़ी तादाद है जिन लोगों ने काम किया है इस पीरियड में। आपको याद होगा सर, पिछले 2 वर्षों से आप जो हमारा फाउंडेशन डे था उसमें आते थे और आपने उस फाउंडेशन डे पे हमारे कम से कम 50 अफसरों को पुरस्कृत किया है। उनकी कैटेगरी हमारी भी तैयार हो रही है और जब वो तैयार हो जाएगी तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप उन सब लोगों को, और मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा समय हो कि लोग पुरस्कार को सामने बैठ करके ले सकें, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में वो लोग काम करते हैं और अभी आने जाने में भी दिक्कतें हैं और बैठने में भी दिक्कतें हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक समय आपसे मैं लेकर के जो हमारा फाउंडेशन डे है उस अवसर पर हम सारे लोगों को पुरस्कृत करें। सर, मुझे ये बात बताने में बड़ी खुशी है कि EPFO और श्रम मंत्रालय वो पहला ऑर्गेनाइजेशन था जब कोविड शटडाउन हुआ जिसने कि एक नई स्कीम को इजाद किया। उस समय तक कोविड-19 एडवांस करके कोई स्कीम भारत सरकार में नहीं थी। इनफैक्ट EPFO में जो हमारे नियम हैं उसमें भी इस तरीके के एडवांस की कोई भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया और माननीय हमारे मंत्री, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, उन सब लोगों ने विचार किया कि इस मौके पर जबकि लोग बड़े ही कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके पास जो मजदूर हैं उनके पास हो सकता है कि धन का अभाव हो, क्योंकि कई लोगों को नौकरियां उनको वो जा नहीं पा रहे थे, काम पे नहीं जा पा रहे थे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। और हमने एक हफ्ते के अंदर कोविड एडवांस करके एक नया प्रोविजन अपने स्कीम में लेकर के आए और उसमें ये प्रोविजन किया कि कोई भी आदमी जो EPFO में काम करता है वो 75% अपने जो उसका पैसा जमा है, पूंजी जमा है, उसमें से निकाल सकता है। और सर, मुझे बताने में खुशी है सर कि आपके दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को टोटल जो हमारे एडवांसेस हैं इंक्लूडिंग कोविड हमने बांटे हैं और 60,000 करोड़ रुपया सर, 60,000 करोड़ रुपया सर हमने पिछले 7 महीनों में वितरित किया है। और मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में जबकि हमारे जो ऑफिसेस थे डिफरेंट जगहों पे, वो स्थितियां कुछ इस प्रकार की थी कि कई ऑफिसेस में DOPT के सर्कुलर के हिसाब से केवल 50% लोग ही काम पे आ सकते थे।
कई जगह ये हालत थी महाराष्ट्र वगैरह में, जहां केवल सरकार ने, जो वहां की राज्य सरकार है, उसने ये कहा कि केवल 15% लोग ही काम पे आ सकते हैं। और स्थिति ये थी कि लोग हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पास सर लगभग डेली 1.5 लाख से 2 लाख विड्रॉल की एप्लीकेशन आती रही। और हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि किस प्रकार से हम लोगों को ये वितरित कर सके। और तब सर मैं ये बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ ने एक, जिसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसमें टीम वर्क को हमने बहुत महत्व दिया। ये नहीं कि इंडिविजुअल ऑफिसर्स कैसे करेंगे, ये पूरी की पूरी ऑफिसर्स की टीम और ऑफिसर्स की टीम कैसे काम करेगी उस पर ध्यान दिया। उसका पहला जो हमने कदम उठाया वो था ऑटो क्लेम सेटलमेंट, यानी कि जो क्लेम हमारे पास आते थे पहले, वो क्लेम 30 दिन में सेटल होते थे। हमने ये कहा कि कोविड पीरियड में 30 दिन तक कोई भी आदमी इंतजार नहीं कर सकता है, उसको जल्दी से धनराशि देनी होगी। और हमने निर्णय लिया कि 3 दिन में क्लेम सेटल किया जाए। उसके लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय तैयार नहीं थे, लेकिन हमने एक ये सिस्टम इजाद किया कि हमारे यहाँ जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें एक ऑटो मैकेनिज्म किया जाए, जिससे कि इनकी प्री फिल्टरिंग कर दी जाए इन केसेस की। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे जो क्षेत्रीय ऑफिसेस थे उनकी प्रोडक्टिविटी हमने 87% बढ़ा दी, क्योंकि जो प्री स्क्रीन्ड क्लेम फील्ड ऑफिसेस में जाता था, उससे जो क्लेम वो 40 सेटल करते थे एक दिन में, वो 250 क्लेम उन्होंने सेटल करने शुरू कर दिए। उसका ये परिणाम था। दूसरा, जब हमने ये देखा कोविड पीरियड में कि कहीं लॉकडाउन चल रहा है, कहीं लोग कम आ रहे हैं, कहीं लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हमने एक दूसरा सिस्टम इजाद किया और उसमें ये कहा कि अगर मान लीजिए कि बांद्रा में, महाराष्ट्र में, पुणे में ऑफिसेज में लोग नहीं आ पा रहे हैं, 10% लोग आ पा रहे हैं, 5% लोग आ पा रहे हैं, तो उनके काम को हमने दूसरे ऑफिसेज से उसको संबंध किया। जैसे हमने बांद्रा का काम हमारे जयपुर ऑफिस ने किया, हमारा जो पुणे का काम है वो मदुरई ऑफिस ने किया, जो हमारे चेन्नई का काम है वो राजस्थान के ऑफिस ने किया, तो इस गुड़गांव का जो ऑफिस है उसका काम सर पंजाब के ऑफिसों ने किया। तो इस तरीके से जो ऑफिसेस थे उनमें ये स्पर्धा नहीं थी कि वो कितना काम अपने से करें, उनमें ये हो गया कि कमजोर का हाथ हम कैसे पकड़ें। अगर कोई ऑफिस कमजोर है, उसके यहाँ रिसीट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो रिसीट की संख्या किस तरीके से हम मिलजुल करके काम करें। तो ये टीम वर्क की तरह सर हमारे यहाँ काम हुआ है। हमारे यहाँ अगर हम एक ऑफिस की बात करें तो वो एक ऑफिस नहीं है, उसके साथ एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे फलाने ऑफिस ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमको ये भी देखना होगा कि उसको जो जयपुर ऑफिस ने मदद की, जो तिरुनेलवेली ऑफिस ने मदद की और जो मदुरई ऑफिस ने मदद की, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो सर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को भी पुरस्कृत किया जाए। सीएलसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अनसंग हीरोज हैं, हमारे जो एसएसएज हैं, सर हमारे एसएसएज कोविड पीरियड में, जिस समय की कोविड पीक पर था और लोगों को लगता था कि इससे जान चली जाती है, उस पीरियड में भी कई अफसर डेडिकेटेड तरीके से काम करते हुए ऑफिसों में आए। उन्होंने ये बनाया कि नहीं हम ऑफिस जाएंगे और वहां काम करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वहीं पर है। हमने उनको सहूलियतें दी। हमने सहूलियतें सर ये दी कि अगर आपका घर, मान लीजिए आप गुड़गांव ऑफिस में काम करते हैं लेकिन घर आपका नोएडा में है, तो आप नोएडा ऑफिस से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये टीम की तरह इसमें काम किया और उसका ये परिणाम जो है वो आपके सामने है। इसी तरीके से सर पेंशन में जो हमारे यहाँ काम हुआ, उसमें भी हमने ये देखा कि पेंशनर्स को कैसे सुविधा दी जाए। कोविड पीरियड में पेंशनर फिजिकली ऑफिस में नहीं आ सकता है, तो पूरा डिजिटाइज सिस्टम के थ्रू उसको पेंशन दी गई। जीवन प्रमाण पत्र वो आकर के नहीं कर सकता है, तो हमने उसको ये सुविधा दी कि जीवन प्रमाण पत्र आप जो सीएससी सेंटर्स हैं हमारे 3.5 लाख पूरे देश में, उनसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी सर ये जो नवंबर दिसंबर में जो क्यू का सिस्टम है, जिसमें कि पेंशनर्स को आना पड़ता है, ईपीएफओ ने ये डिसाइड किया कि हम नवंबर दिसंबर का सिस्टम नहीं रखेंगे, आप साल भर अपना जेपीपी करवा सकते हैं। आज आप रिटायर करें, आज आपको पीपीओ मिलेगा, उसके बाद 1 साल तक वो वैलिडिटी रहेगी। तो ये जो क्यू लगता था नवंबर दिसंबर में, उसको हमने खत्म करने की कोशिश की। और सर अभी एक बहुत बढ़िया जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अभी सुविधा दी है, जिसमें उनके जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो लोग घर जाकर के जेपीपी करने को तैयार हैं। मात्र 70 रुपए सर वो लेते हैं
और वो घर जाकर के, तो वो भी हमने ईपीएफओ में अब सभी ऑफिसर्स को ये कह दिया है कि जितने भी लोग चाहें तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट की इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसका सर परिणाम ये निकला है कि इस पूरे कोविड पीरियड में किसी भी आदमी की पेंशन जिसको मिलनी चाहिए थी वो रुकी नहीं, और हमने तो ये कोशिश की कि पहले 5 तारीख को मिलती थी, उसको 1 तारीख को उसको मिल जाए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि पेंशनर्स को इस पूरे कोविड पीरियड में एक बहुत बड़ी मदद ईपीएफओ और सरकार की तरफ से मिली है। दूसरा सर, हमारे जो लोग जो घर पे थे, जो ऑफिस नहीं आ सकते थे, हम उनकी मजबूरी समझते थे। हमें मालूम था कि इनका ऑफिस ना आना किसी और कारण से लिंक नहीं है, ये मजबूर हैं, ऑफिस नहीं आ सकते। उनको सर हमने जो ग्रीवांस हैंडलिंग का सिस्टम था पूरा का पूरा, वो ग्रीवांस हैंडलिंग हमने उनको काम दिया। हमारे आप देखेंगे कि ट्विटर और फेसबुक के जितनी भी क्वेरीज हैं जो मैनेज होती हैं, वो सर वर्क फ्रॉम होम से जो लोग करते हैं, जो घर पे हैं, जो ऑफिस नहीं आ सकते 50% रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा टीम वर्क ईपीएफओ में हुआ, और उसका सर ये परिणाम आप देख रहे हैं। सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को आशा है कि आपका वक्तव्य हम लोग सभी सुनना चाहेंगे। बट सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो 138 रीजनल ऑफिसेज हैं, 117 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, और जो हमारी 21 जोन्स हैं, उन सभी ने एक बहुत बढ़िया टीम वर्क की तरह इस कोविड पीरियड में काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कमजोर साथी है, कौन सक्षम साथी है। सक्षम साथी ने कमजोर साथी की मदद की, और कमजोर साथी ने देखा कि जहां सक्षम है वहां मेरा काम अलॉट हो जाए। और इस तरीके से इसका जो मेजर परिणाम वो निकला कि सर ईपीएफओ जो नॉन कोविड पीरियड में 20 दिन से ज्यादा समय लेता था, और आपको तो सर मालूम है, आपने कई बार मुझे बताया भी कि महीनों लग जाते थे क्लेम सेटलमेंट होने में, वो क्लेम सेटलमेंट सर इन जनरल 10 दिन से नीचे आ गए हैं। कोविड के क्लेम सेटलमेंट 72 घंटे में हो रहे हैं, और आपने सर एक कार्यालय का निरीक्षण भी किया कि 24 घंटे में सर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ईपीएफओ ने कोविड पीरियड को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड में कि हाउ यू कैन कन्वर्ट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी, वो काम सर ईपीएफओ ने करके दिखाया। तो सर मैं ये चाहूंगा आज इस वेबिनार के माध्यम से जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स यहाँ हम लोग को सुन रहे हैं कि सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सारे कार्यालय बधाई के पात्र हैं, सारे कर्मचारी, चाहे वो एसएसए हों, चाहे वो आरपीएफसी हों, चाहे वो एसीसी हों, सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारी समीक्षा चल रही है, उस समीक्षा के आधार पर जिन लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में हम पुरस्कृत करेंगे, उनको हम माननीय मंत्री के द्वारा एक अलग से फंक्शन करा करके फाउंडेशन डे की तरह उस फंक्शन पर हम उनको दिलवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ईपीएफओ द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले ईपीएफओ हेडक्वार्टर के अधिकारी श्री रुपेश्वर सिंह, आरपीएफसी कानपुर। ईपीएफओ की 3 उत्तम क्षेत्रीय कार्यालय आरओ दिल्ली सेंट्रल से श्री आलोक यादव, आरपीएफसी। आरओ दिल्ली ईस्ट से श्री केपी सिंह, आरपीएफसी 1। आरओ केआरपुरम बेंगलुरु हमारे साथ बीसी के थ्रू जुड़े हैं, वहां से उनका प्रशस्ति पत्र। अगर ये आरओ केआरपुरम बेंगलोर want to see if you want to speak also, to they can come on the line. Yes, done wonderful work. आरओ बेंगलोर प्लीज, केआरपुरम बेंगलोर। सर वो बीसी के थ्रू करेंगे, बीसी के थ्रू। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं महानिदेशक ईएसआईसी श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी
कि वे ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस एवं अस्पतालों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हमसे साझा करें एवं अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मंत्री जी, आदरणीय सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मेरे सीनियर कोलीग्स सीएलसी, सीपीएफसी, एएसएनएफए, जॉइंट सेक्रेटरीज, एफसी, ईएसआईसी, एमसीएमई, मेडिकल कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, और मेरे मंत्रालय में ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी में जितने मेरे सहकर्मी हैं, फील्ड ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस जो आज हमसे वेब के द्वारा और वीसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। सर, मैं आज ये ओकेजन पे सर मैं बताना चाहूंगी कि ईएसआईसी ने कोविड के दौरान सर क्या क्या काम किया। सर ये मार्च, हम सब जानते हैं, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी का जो फैलाव शुरू हुआ था सर, तो ईएसआईसी के सामने बहुत एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि हमारे पास 3 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स हैं, आईपीज हैं, उनके बेनिफिशियरीज, उनके डिपेंडेंट्स को मिलाकर करीब लगभग 13 करोड़ हमारे बेनिफिशियरीज हैं। और ईएसआईसी को यह सुनिश्चित करना था कि इन सभी बेनिफिशियरीज को जो सुविधाएं फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिलता रहे, कैश बेनिफिट्स नियम अनुसार समय अनुसार मिलते रहे। और ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन हो गया था और सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो सब बंद हो ही गए थे सर, और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, स्टेट हॉस्पिटल्स में भी काफी डॉक्टर्स वगैरह डरे हुए थे, जितने भी चिकित्सा कर्मी थे डरे हुए थे, वो अटेंड नहीं करना चाहते थे। इन सब के बावजूद सर ईएसआईसी ने ये चुनौती की स्थिति में सर काफी ये काम किया सर, डट के काम किया। और ऐसा हुआ कि सर स्टेट्स ने हमारे कई अस्पताल एक एक करके उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स घोषित कर दिया। तो इसके साथ साथ अब ईएसआईसी को हमें यह भी करना पड़ा कि पब्लिक को जहां जहां हमारे हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स घोषित किया गया, वहां पे पब्लिक को अच्छा क्वालिटी का स्मूथ कोविड ट्रीटमेंट मिल सके। और एट द सेम टाइम सर कि जो कि हमारे उन हॉस्पिटल्स के से जुड़े हुए जो हमारे आईपीज और बेनिफिशरीज हैं उनको असुविधा ना हो, तो उनके लिए सर हमने ये खोला कि वो कहीं भी किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सर बिना किसी रेफरल के, बिना किसी पर्ची के वो जाकर अपना ट्रीटमेंट कोई भी करा सकते हैं सर। और सबसे पहले जो हमारा अस्पताल था वो गुलबर्गा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा के साथ जुड़ा जो अस्पताल था वो सबसे पहले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल किया गया। और उसके बाद एक एक करके लगभग 39 अस्पताल, 39 हॉस्पिटल्स हमारे कोविड डिक्लेयर करे गए किसी न एक एक ओकेजन पे। अब तो काफी रिलीज भी हो गए हैं कोविड ड्यूटी से, अभी भी काफी हॉस्पिटल्स हमारे डेडिकेटेड कोविड काम कर रहे हैं सर। इस दौरान ईएसआईसी ने ये इंश्योर किया कि हमारी सभी डिस्पेंसरीज जहां हैं, जो ईएसआईसी डायरेक्टली चला रहे हैं सर, चाहे दिल्ली में, एनसीआर में, वो पूरी तरह से फंक्शनल रहे। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से फंक्शनल रहे। और इन हॉस्पिटल्स में हमारे जितने चिकित्सा कर्मी हैं उन सबको प्रॉपर फैसिलिटीज हैं, प्रॉपर पीपीई इक्विपमेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स, मेडिसिन, मेडिकल ऑक्सीजन, ये सब हमारे जो हमारा ईएसआईसी हेडक्वार्टर्स हैं और हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हमारे डीन्स, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, ये सब ने सर ये इंश्योर किया कि इन किसी भी आवश्यकताओं की कमी ना हो, ताकि हमारे आईपीज को, बेनिफिशरीज को और पब्लिक को पूरा ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता रहे सर। इसी के साथ साथ जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं सर, आरओज अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने भी सर ये इंश्योर किया कि आईपीज की जितनी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी उनके रिलेटेड आ रहे हैं सर, कई आईपीज का ऐसा है सर, कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लेता है, कोई डायलिसिस ले रहा है सर, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है क्रॉनिक डिजीजेस के, कोई आईपी सर यहाँ दिल्ली से जाते हैं सर मुंबई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कई फंसे हुए थे, कईयों को जाना था, किसी को असुविधा ना हो सर, ये आरओज ने सर पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया सर। और ये भी किया कि जहां जहां इम्पैनल करने की इमीडिएट अर्जेंसी में हॉस्पिटल्स इम्पैनल करने की जरूरत थी, वो भी हॉस्पिटल्स इम्पैनल हुए ताकि आईपीएस को असुविधा ना हो, उनको ट्रीटमेंट पूरी तरह से मिल सके सर। एट द सेम टाइम ऑल्सो कि उनको कैश बेनिफिट्स मिले सर। आरओज ने सर, हमारे आरओज, एसआरओज, ब्रांच ऑफिसेज ने जो ये हमारे यहाँ मंत्रालय में जो सीएलसी के अंडर में हेल्पलाइन सेटअप की गई थी, उसके साथ जुड़कर पूरा काम किया सर।
और जितनी भी कोविड रिलेटेड ग्रीवेंसेस थी उन सभी को जो टारगेटेड टाइम था कि 3 दिन में निपटारा होना है सर, सभी ग्रीवेंसेस को, लगभग सभी ग्रीवेंसेस को 3 दिन में सर उनका निपटारा भी हुआ। और ऐसा निपटारा कि इधर उधर इंटरिम तरीके से ना हो, बल्कि संतुष्टजनक से सर, कि ताकि जो आईपी है वो संतुष्ट हो उस निपटारे से सर। सर आज इस ओकेजन पे सर, जैसे कि सीएलसी साहब ने भी बोला, सीपीएफसी ने भी बोला कि हम सर रिकग्नाइज कर रहे हैं सर, हम आपके आभारी हैं कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं हमारे कुछ ऑफिसेस को, हमारे हॉस्पिटल्स को सर। बट ये इन्होंने तो काम किया ही है, पर ये तो सारा टीम वर्क है सर, क्योंकि हमारे एक एक ऑफिस ने काम किया सर, हमारे एक एक हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ आज सम्मानित हो रहे हैं सर, बिकॉज क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई किया। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसने सबसे ज्यादा कोविड ट्रीटमेंट किया, जिसके यहाँ सबसे ज्यादा कोविड की फैसिलिटी रही, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं सर। परंतु इवन 30 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल सर, उन सभी ने सर काम करा सर, और कोविड के लिए सर वो जहां जहां डेडिकेटेड हुए, कई कई सर स्टेट्स में तो हमारे डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल नहीं कोविड डिक्लेयर किए तो उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को कोविड की ड्यूटी पे लगा दिया। वो भी सर बिना कंप्लेंट के, बिना ग्रीवेंस के हमारे डॉक्टर्स ने जाकर वहां पर सर काम किया है सर। मैं ये कहना चाहूंगी सर, जब ये कोविड का जब हमारा ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अप्रैल में ही सर फरीदाबाद और सनत नगर में सर हमारे यहाँ कोविड आरटीपीसीआर टेस्टिंग की फैसिलिटी सेटअप हो गई सर। दोनों हमारे फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज और सनत नगर हैदराबाद मेडिकल कॉलेज में सर हमने साथ साथ इसका प्लाज्मा का ट्रीटमेंट का भी शुरुआत की सर। और ये दोनों हमारे जो हमारे यहाँ के डीन्स थे इस मेडिकल कॉलेजेस के सर, इन्होंने पूरा इनिशिएटिव लेकर करा सर, ये जुड़े सर, ये आईसीएमआर के साथ जुड़े सर, कोविड और प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। और काफी सर इन्होंने नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट करी। सनत नगर में भी सर उन्होंने मोबाइल टेस्टिंग, मोबाइल लैब, सैंपल कलेक्शन लैब भी सेटअप किया डीआरडीओ के साथ सब मिलकर। तो सर ये काफी इनिशिएटिव्स हुए सर। इसके दौरान से जो हमारे आरओज हैं उन्होंने तो काम किया सर। जो हमारा एक बैक एंड पे सर इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं सर, मैं उनको भी कहना चाहूंगी सर, क्योंकि सर जो हमारे इंजीनियरिंग सर एकदम से हमें एक आया आदेश कि हमें बीता का जो हमारा हॉस्पिटल है, जो ऐसे तो मेडिकल कॉलेज है वहां 500 बेड हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, परंतु अभी हम खाली 50 बेड चला रहे थे सर। तो हमको बताया गया कि वहां पे कि 500 बेड का हमको एक फैसिलिटी, कोविड फैसिलिटी तैयार करनी है और विद इन 1 वीक पूरा कुछ फंक्शनल करना है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पावर ट्रांसमिशन सबको फंक्शनल करके हमको डीआरडीओ को सौंपना है सर। हमारी इंजीनियरिंग टीम गई वहां पे, उन्होंने विद इन 3-4 डेज सर, टाइम से, समय से पहले सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर वहां पर सर अब आज 500 बेडेड कोविड केयर फैसिलिटी विद 125 बेड आईसीयूज पटना में सर, गीता में चल रहा है सर। इसी तरह सर हमें आया कुछ कि पुणे में सर हमको सेटअप करना है। हॉस्पिटल था हमारा, रेनोवेटेड था, फंक्शनल पूरी तरह नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें आया रिक्वेस्ट कि इसको इमीडिएटली फंक्शनल करें। सर इमीडिएटली सर डॉक्टर्स वहां भेजे गए सर, हमारे आरओ महाराष्ट्र ने सर वहां इमीडिएटली पैरामेडिकल पोस्ट करे सर, ताकि वो पूरा हॉस्पिटल वहां फंक्शनल हो सके और वहां पे पब्लिक को पूरा उसका फायदा हो सके सर। तो इस तरह से सर, और मैं कुछ ये गर्व की भी बात है सर कि जो हमारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद है और जो हॉस्पिटल है सर ये आज की तारीख में सर इनके डॉक्टर्स जो हैं सर हमारे मंत्रालय में सर हमारे सपोर्ट ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं सर, हमको ये एडवाइस देते हैं हमारे ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को। और सर जिसको भी जरूरत पड़ी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की सर, मंत्रालय में सर सब लोग सर वो उन्होंने फरीदाबाद को ही चुना सर। कोई हमारे यहाँ मैक्स प्राइवेट 1-2 लोग गए हैं सर, बट सबने यही चुना कि हम फरीदाबाद हॉस्पिटल में जाकर वहां ट्रीटमेंट लेंगे सर। और ये इसलिए सर ये कॉन्फिडेंस जो ईएसआईसी में हमारे जो ऑफिसर्स ने जताया सर, इससे सर हमको भी बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये हम चाहते हैं कि सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इसी तरह रहें कि पब्लिक, हमारे वर्कर्स, हमारे उस पर फुल फेथ और फुल कॉन्फिडेंस हो सर। तो सर मैं अंत में सर आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं सेक्रेटरी सर का भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि सर आए और सवा महीने में ही सर ने हमको ये गाइडेंस दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है हम मेडिकल केयर कर रहे हैं, बट हम जो जितना है, बट हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम सारे फैसिलिटी, सारे 13 करोड़ बेनिफिशियरीज को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपना नेटवर्क फैसिलिटीज बढ़ानी होंगी सर, वो बिल्कुल हम उस पर काम करेंगे सर।
और मैं सर मंत्री महोदय से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे ऑफिसर्स को, हमारे डॉक्टर्स को सर आप सम्मानित कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे जो जुड़े हुए हैं फील्ड सर, मैं उन सबको, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे और मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफिसर्स, सबका मैं थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि इतने डिफिकल्ट, इतने कठिन समय में और इतने ह्यूज ऑड्स के अगेंस्ट उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। ईएसआईसी द्वारा किए गए प्रशंसात्मक कार्य के लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। सबसे पहले ईएसआईसी हेडक्वार्टर से श्री एसएल मीना, डेप्यूटी डायरेक्टर। इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया सर सारे ग्रीवेंसेस। रीजनल ऑफिस उड़ीसा के अवॉर्डी है श्री रेणुका प्रसाद, रीजनल डायरेक्टर। उनके बिहाफ पे श्री एस विश्वास, इंश्योरेंस कमिश्नर। रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र के अवॉर्डी है श्री प्रणय सिन्हा, एडिशनल कमिश्नर एंड रीजनल डायरेक्टर। उनके बिहाफ पे श्री एस विश्वास, इंश्योरेंस कमिश्नर। मैडम ये माइक याद है ना आपको, किसको बोलना हो तो देकर स्पीक। ये बताइए, आई थिंक सनत नगर। अच्छा यार सर के मंत्री जी के सामने रहते कौन बोल रहे हैं? सब मैं इसको बोलता हूँ कि somebody want to come। अच्छा, जो फील्ड में है हो सकता है, उस नगर वाले शायद बोल रहे हैं। रीजनल ऑफिस, ये जो रीजनल ऑफिस में जो यहाँ आ नहीं पाए और कोई वीसी में आना चाहे तो दे कैन ज्वाइन अस इमीडिएटली। महाराष्ट्र ने आरडी महाराष्ट्र अवार्ड पूरा कर दे, फिर Sir, thank you very much, sir, for appreciating the performance of Regional Office Maharashtra. It is a teamwork. All of us have tried our level best under guidance of our DG to perform during COVID pandemic. Thank you very much, sir. रीजनल ऑफिस दिल्ली से श्री सीवी जोसेफ, एडिशनल कमिश्नर एंड रीजनल डायरेक्टर। ईएसआईसी के उत्तम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सबसे पहले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद, डॉक्टर असीम दास, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर के डीन डॉक्टर एम श्रीनिवास, उनके बिहाफ पे डॉक्टर पीएल चौधरी, मेडिकल कमिश्नर। ईएसआईसी हॉस्पिटल राजाजी नगर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार डीन, उनके बिहाफ पर डॉक्टर पीएल चौधरी, मेडिकल कमिश्नर। सर, अब यदि डीसी से जुड़े सर लाइन ले लें कितने बहुत दे लीजिए। I think the MS of the concerned medical colleges, if they want to speak up, they can speak up. As जैसे आरुषि ने बताया कि जो हम अवार्ड दे रहे हैं इसमें हमने फुल टीम के लिए दिया। आप उसमें अगर पढ़ेंगे एप्लीकेशन जो लेटर लिखा मंत्री जी ने, इट फॉर द नॉट फॉर द वन इंडिविजुअल, इट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज वी आर, मंत्री जी वॉज सीज ऑफ दिस सिचुएशन कि सिर्फ एक व्यक्ति से कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये जो एप्लीकेशन लेटर है ये इस फॉर द एंटायर टीम ऑफ द पर्टिकुलर हॉस्पिटल। एंड जैसे डीजी साहिबा ने आपको पहले कहा कि मैं भी इनके जो ग्रुप में हूँ, ईएसआईसी के जो ग्रुप बना रखा है ये कोविड वाला, तो आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी, दो आई डोंट इंटरेक्ट मच इन दैट, एंड आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। एंड ईएसआईसी है तो मुमकिन है, जो उनका जो टैगलाइन है, तो ईएसआईसी है तो मुमकिन है। और ये कोविड में इलाज बहुत ही अच्छी तरह हमारे यहाँ पे हो रहा है।
which was appreciated by the media, by the PMO, by the minister, and everybody across the country. So all of you are very deserving this. I request the Dr. MS of the Sanat Nagar, sir, the Dean of Sanat Nagar, Dean Sanat Nagar, can you hear us? Dean Sanat Nagar. Yeah, please go ahead. बहुत लोग हैं वहाँ पे, मतलब 50 लोग हैं उनके। आगे चलें। आगे चलो। धन्यवाद डीन साहब, धन्यवाद। और ऐसे ही आगे भी आप काम करते रहिए। हमें सबको बड़ी खुशी है मंत्री जी का ये आदेश और ये आग्रह है आप लोगों से, और जो आप लोग कर रहे हैं आगे भी ऐसे अच्छा काम कीजिए। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, if anybody want to speak from the ESIC, हाँ, यहाँ पर Good morning to all. I just want to say, जैसे कि आपने बोला unsung heroes, फील्ड में तो ये लोग सब काम कर ही रहे हैं, टीम वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी बीजी मैडम और सेक्रेटरी और मिनिस्टर ऑफिस में taking feedback for all hospitals, जिसकी वजह से फील्ड वालों को भी मोटिवेशन हुआ कि जब हम लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट इतना मिला, किसी को कोई सैंक्शन चाहिए, इक्विपमेंट की सैंक्शन, स्टाफ की सैंक्शन है कि हर प्रायोरिटी बेसिस पे इसको सैंक्शन करवाया। और तो मतलब मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका भी कि इन्होंने हमें इस दौरान हमें इन काम करने के सपोर्ट किया, और तभी फील्ड वाले भी इतना अच्छा काम कर पाए। तो सभी ये नहीं है कि जिन लोगों को अभी ऑनर मिल रहा है वही लोगों ने काम किया, काम बहुत और भी अस्पतालों में, जैसे मैडम ने बोला, बहुत लोगों ने हर जगह ही काम किया है कोविड में। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग कोविड सफरिंग देमसेल्व्स, दे हैव वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि वो बिल्कुल ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। अभी भी कई लोग हैं जिनको फीवर भी है, फिर भी वो बैठ के काम घर से कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Dr. Das, would you like to say something? मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री, हमारे जो लेबर सेक्रेटरी, डीजी, सीनियर ऑफिसर्स, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ESIC फरीदाबाद के ऊपर भरोसा रखा। काम तो हम सभी कर रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है जताने के लिए, और कोई बगैर जताए काम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जब ये अवार्ड हमने लिए, हमने मी विद इन अस, it is all of us, the COVID caregivers, who have been appreciated on this occasion. Thank you so much. अब मैं माननीय सचिव श्रम एवं रोजगार श्री अपूर्व चंद्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने बहुमूल्य विचार से साझा करें। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, इधर उपस्थित श्रम मंत्रालय के सब अधिकारी और EPFO, ESIC, CLC के अधिकारी व जिन्हें आज पुरस्कार प्राप्त हुए, जो हमारे साथ वेब में जुड़े हुए हैं, वो भी सब लोग। मैं तो खैर यहाँ इस मंत्रालय में 1 अक्टूबर को आया। उससे पहले जब कोविड का काम चल रहा था तब मैं तो उस समय डिफेंस मंत्रालय में था, और डिफेंस मंत्रालय में तो बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि वहां तो हमारे यहाँ फाइलें भी ई फाइल नहीं होती, और हमारा तो काम एक तरह से बंद ही था।
पर अब मैं यहाँ आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि कोविड के काम में भी, कोविड के काल में इस समय एक बहुत बड़ा फियर था, लोगों में एक बहुत बड़ा भय था कि अगर घर से भी बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। और शुरू में तो फियर ये भी बहुत था कि कोरोना हुआ और मृत्यु हुई, इस तरह के फियर थे। और उस समय भी श्रम मंत्रालय ने इतना बड़ा काम किया, ये मेरे को आके यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि जो वो काल था जिसमें लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, उस समय भी आप लोगों ने कंट्रोल रूम में या जाके फिजिकली, और वो माइग्रेंट लेबर का जो काल था जो हर समय पेपर में और न्यूज़पेपर में और देश में ही नहीं विदेश में प्रदेश में हर जगह जिसका चर्चा का विषय था, और फोटो वीडियो हर जगह जहां घूम रहे थे, उस समय श्रम मंत्रालय फ्रंट लाइन पे था बिल्कुल। तो ये देख के बड़ी खुशी की बात है कि उस समय जो है इतना काम आप लोगों ने किया। चाहे वो ESIC का तो खैर काम है ही है, क्योंकि आप लोगों ने तो सारे हॉस्पिटल, आपके कोविड के हॉस्पिटल बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पे थे, और आज भी कोरोना का काम हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर दास ने बताया, बाकी आपने भी बताया कि कई हॉस्पिटल्स को कोरोना के लिए डेडिकेट कर दिया गया, और आज भी वो कोरोना के लिए डेडिकेटेड हैं। और सब जगह मेरे ख्याल से जो ESIC की हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत प्रशंसा की गई है, बड़े डेडिकेशन से बहुत अच्छी तरह से काम किया गया। और जैसा कि अनुराधा ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारी, जिनकी फैमिलीज और मंत्री महोदय की खुद की फैमिली, उन्होंने भी ESIC के हॉस्पिटल पे ही विश्वास रखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यही आपको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि ESIC में आपने कोरोना में कितना अच्छा काम किया। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड में जैसा कि सुनील ने बताया कि 60,000 करोड़ उस समय के उस 4 महीने में 6 महीने में लोगों को बांटे गए। और जब मैं गया था EPFO के ऑफिस में, तब उन्होंने भी हमें दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि अब जो है टोटली ऑनलाइन सिस्टम हो गया। जैसा उन्होंने बताया कि मुंबई के लोगों ने चेन्नई का, और पुणे के लोगों ने कोची का, और जहां भी लोग उपलब्ध थे, क्योंकि कई जगह शटडाउन थे, कहीं पर जो है बिल्कुल ही शटडाउन था, ऑफिस में आने की संभावना नहीं थी। तो जहां पर भी ऑफिस में लोग उपलब्ध थे, उन्होंने उनके क्लेम्स को क्लियर किया। और कोरोना के टाइम में जहां 30 दिन लगता था, उसमें अवधि को और कम करके 3-3 दिन में क्लियर किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए जिन लोगों को आज पुरस्कार मिले वो तो है ही है, साथ में जो भी लोग इसमें सहभागी थे, सभी इसके लिए सराहना के पात्र हैं। और बहुत बड़ा इस काल में काम हुआ, इसके लिए मैं EPFO की ऑर्गेनाइजेशन की, जो लोग जिन्हें आज पुरस्कार प्राप्त हुए, सबकी ही प्रशंसा करता हूं। और जैसा कि CLC ने बताया कि उस समय जो कंट्रोल रूम मेरे से डिप्टी CLC जो आज यहाँ उपस्थित हैं, वो भी रीजनल CLC, वो भी मेरे को आके मिले। उन्होंने भी बताया कि उस समय कंट्रोल रूम्स उन्होंने जो है जाके उस समय चलाए, जितनी भी उनके जो मोबाइल नंबर सारे टीवी वगैरह पे प्रसारित किए गए, और जितनी कंप्लेंट्स आई उनका उन्होंने निराकरण किया स्टेट गवर्नमेंट से, उनका उन्होंने सुचारू रूप से कोऑर्डिनेशन रखा। और माइग्रेंट लेबर के अंदर यही एक फ्रंटलाइन थे, क्योंकि माइग्रेंट लेबर जो है बहुत बड़ी एक समस्या थी, और उसका सब सुचारू रूप से वो हुआ। साथ में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसका भी जो आंकड़े दिए गए कि लगभग 5,000 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर को उस काल में दिए गए। इस सब में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। और जैसा होता है कि जो लोग काम करते हैं उन पर अधिक काम दिया जाता है, तो इसलिए अब जो है शासन निश्चित रूप से लेबर मंत्रालय को अधिक काम देने की पूरी तैयारी है, और हमें उसके लिए पूरी तैयारी, क्योंकि सरकार ने हमें सक्षम पाया है, इसलिए अब हमें और काम दिया जाए। आपको पता ही है कि अब जो है पार्लियामेंट ने सितंबर के आखिर में नए लेबर कोड पारित किए हैं। अब वो उनके रूल्स IR कोड के तो हमने निकाल दिए थे, OSH और सोशल सिक्योरिटी के कोड के रूल्स भी अब इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में वो भी निकल जाएंगे, ड्राफ्ट रूल्स, और ये कोड जल्दी ही लागू हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसी कि सरकार की अपेक्षा है, ESIC का रोल बहुत बड़ा विस्तृत होने वाला है। अब सारे के सारे जिलों में, पूरे देश के सारे जिलों में ESIC लागू हो जाएगी, जो कि आज कुछ चुनिंदा जिलों में 350 जितने नोटिफाइड जिले हैं केवल उनमें लागू थी, अब सारे में लागू हो जाएगी। तो इसलिए अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है
कि ESIC के जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो कैसे सब, हम जो प्रीमियम तो हर एक से लेना शुरू कर देंगे, पर उनको हम बेनिफिट कैसे पहुंचाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि किसी से भी अगर हम प्रीमियम लेते हैं, और ये कोई प्रीमियम कम नहीं है, 9-10 हजार रुपए एक फैमिली से हम लेते हैं, और उससे प्रीमियम हमने ले लिया और उसको अगर ये दिखे कि भाई मेरे से पैसा तो जा रहा है पर बेनिफिट मेरे को कुछ भी शुरू नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा उसमें फिर जो है वो आता है। तो इसको जो है अब ये एक हमारे लिए ESIC की चुनौती है। माइग्रेंट लेबर के बारे में, क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या लोगों ने देखी, अब कभी भी कोई देश में कभी भी ये स्वीकार नहीं हो पाएगा कि माइग्रेंट लेबर दोबारा से कभी इस तरह से जाएं, या उनको जो है इस तरह से कोई हम उनको मदद ना कर पाए, या उनका हम पे डाटाबेस ना हो। इस बार तो ये ठीक है कि भाई 1989 का वो एक्ट था 1979 का, और उसके अंदर डाटा स्टेट्स रखती थी और हमारे को कुछ पता नहीं था, पर अब हम आगे ये नहीं कह पाएंगे। तो इसके लिए अब जो है अजय तिवारी जी के अंतर्गत एक नया पोर्टल माइग्रेंट लेबर का, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का जो हमें बनाना है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। पोर्टल तो बन जाएगा, पोर्टल बनने के बाद उसमें जो 20-25 करोड़ जितने भी लोग हैं उनको उसमें शामिल करना, उसमें आप सबका EPFO का और लेबर कमिश्नर के अधिकारियों का सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है आगे जाके उसमें सबको शामिल करना। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड के अंदर, क्योंकि अब इसमें और अधिक ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें समावेश होना, और जो आपने अब अपना एक नया स्टैंडर्ड जो स्थापित किया है उसके ऊपर ही आगे बढ़ते रहना, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा काम रहेगा। और रोजगार के लिए योजना हो सकता है सरकार एक जल्दी ही कोई और लाए, तो उसके अंदर भी लोगों को बेनिफिट्स जल्दी से पहुंचाना, ये भी एक बहुत आवश्यक काम रहेगा। तो क्योंकि आप लोगों ने इस कोविड के काल में, जो कि एक सबसे कठिन काल था, उस सब में आपने काम करके दिखाया है। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय के नेतृत्व में आगे भी हम जो भी चुनौतियां सरकार हमारे को देगी उनको स्वीकार करेंगे और आगे अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। श्रम सचिव महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित मित्रों, भाइयों बहनों, वास्तव में हम अभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमारे मंत्रालय को अब तक शायद सभी मंत्रालयों में सबसे नीचे गिना जाता था, और जैसा भी हमारे सचिव महोदय कह रहे हैं, जिस ढंग से आप सब लोगों ने मिलकर काम किया है, अब श्रम मंत्रालय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और मुझे लगता है कि अब लेबर के बारे में कोई हल्की बात नहीं करता है। ये तभी संभव हो पा रहा है कि अब धीरे धीरे आपके काम लोगों की समझ में भी आ रहे हैं, और लोगों का महसूस भी हो रहा है कि इस दौर में जबकि सारे मंत्रालय की सक्रियता हमको नजर नहीं आ रही थी, लेबर मंत्रालय की, श्रम मंत्रालय की हर क्षेत्र में सक्रियता नजर आ रही थी। तो मित्रों, ये वर्ष हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती का वर्ष रहा है। जब हमने कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष करने के लिए नए तरीकों को अपनाया, तो इस वर्ष से पहले शायद ही किसी ने यह अनुमान लगाया होगा कि एक अवधि के लिए पूरे देश को लॉकडाउन की परिस्थितियों में रहना पड़ेगा, और उसका क्या असर होगा हम सब लोग इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय करना और उससे देश के लोगों के जीवन को बचाना, ये हम सबकी समझ में आ रहा है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में मृत्यु दर कई विकसित देशों के मुकाबले में काफी कम रही है, और ये तभी संभव हो पाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शिता के साथ काम किया, और हमारे मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी काम किया। इस चुनौतियों के अवसर में भी हमने अवसर जिस प्रकार से ढूंढे उसके हिसाब से काम किया, ये सबकी समझ में आता है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 के समय कई अभूतपूर्व कदम उठाए, जिसके एक तरफ श्रमिकों को सहायता पहुंचाई जा सकी तथा दूसरी तरफ महामारी से जो आर्थिक दुष्प्रभाव थे और हमारे उद्योगों को बचाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, उसके हिसाब से बातें सबकी समझ में भी आ रहा है। लॉकडाउन होते ही हमने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए बिना किसी देरी के राज्य सरकारों को जो निर्देशित किया और BOCW सेस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के खाते में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई, लोग अब उसकी चर्चा करते हैं। और आज इस निर्देश का परिणाम है कि करीब 2 करोड़ निर्माण श्रमिकों के खाते में 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी गई। अब मजदूर इस बात को स्वीकार करता है। अब कभी कभी ये भी चर्चा करते हैं कि हमने अपने आप को इसमें जोड़ा क्यों नहीं, ये बात समझ में आती है। इसके उपरांत भी श्रमिकों की लॉकडाउन के समय आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने CLC ऑफिस के अंतर्गत जो 20 कंट्रोल रूम्स के माध्यम से 80 अधिकारी सीधे इसमें जोड़े, उसका एक परिणाम हम सबकी समझ में आ रहा है। इसके अलावा ESIC तथा EPFO के नोडल अधिकारी और फील्ड ऑफिस पूरी सक्रियता के साथ कंट्रोल रूम के माध्यम से श्रमिकों की शिकायतें दूर करने का प्रयास कर रहे थे। राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी भी राज्य सरकारों से संबंधित शिकायतों का निदान करने के लिए हमारे कंट्रोल रूम्स के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। ये हम सबको भी समझ में आ रहा है। सभी दफ्तर और अधिकारियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि इन 20 कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉकडाउन के समय में करीब 16,000 शिकायतों का कार्य किया गया। इसमें से लगभग 4,000 शिकायतें तो सीधे केंद्र सरकार से संबंधित थी और इनका निराकरण CLC कार्यालय, EPFO और ESIC के द्वारा एक समय सीमा के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा लगभग 12,000 शिकायतें राज्य सरकारों से संबंधित थी, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों को एक समय के अंदर भेजा गया तथा उन शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है। इन कंट्रोल रूम्स के माध्यम से केवल सेंट्रल स्फीयर में करीब 295 करोड़ रुपए की राशि भी वेतन के रूप में लगभग 1,86,000 श्रमिकों को दिलवाई गई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह कार्य तभी संभव था जब ESIC, EPFO, CLC के संस्थान तथा राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से समन्वित प्रयास कर रही थी। और इस अवसर पर मैं सभी के लिए इस एक समान सहयोग के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि सबने मिलकर जो काम किया, एक हमारी कोशिश रही कि मजदूर कम से कम समस्या में आए और अगर शिकायत करे तो उसका निराकरण हो। इन कंट्रोल रूम्स के स्थापना के समय ही मैंने ये निश्चय किया था कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जिन्होंने सबसे अधिक श्रमिक की समस्याओं का निस्तारण किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इससे भविष्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले और इसी निश्चय के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि CLC, ESIC तथा EPFO के 3 क्षेत्रीय कार्यालयों को आज इस समारोह में सम्मानित किया गया है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि ये 3 कार्यालय सम्मानित नहीं हो रहे हैं, पूरा सारे मंत्रालय सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर होड़ लग गई कि हम कैसे एक पूरी सक्रियता के साथ काम करें। तो इसके लिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि अब जब सबके 90% नंबर आएंगे तो 1 2 3 तो हमको करना पड़ेगा। आप सब लोगों ने जिस मेहनत से काम किया, आज उसका परिणाम है कि श्रम मंत्रालय के बारे में लोगों की राय एक कायदे से बदल रही है और लोग श्रम मंत्रालय के काम करने का तरीका भी समझ रहे हैं। मित्रों, आप सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोविड-19 के समय ESIC के अस्पतालों के द्वारा हमारे IPS को ही नहीं
बल्कि आम नागरिकों को भी उपचार में बहुत अधिक सहयोग मिला है। और हमारे ईएसआईसी के अस्पतालों में जो कोविड-19 के इलाज के लिए जो कई राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे थे, वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। आज देश में कुल 23 ईएसआईसी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। इनमें लगभग 2600 आइसोलेशन बेड्स, 555 से ज्यादा आईसीयू बेड्स तथा 213 से अधिक वेंटिलेटर्स का प्रबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सनत नगर, गुलबर्गा, बसई दारापुर में आईसीएमआर तथा द्वारा अप्रूव्ड कोविड टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब जैसा अभी बताया गया है, मैं स्वयं अच्छी तरीके से मैंने जानकारी की कि फरीदाबाद की व्यवस्थाएं वहां रहने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में मेडिकल कॉलेज में वहां क्यों जाना चाहते हैं। अब लोग मेरे पास आते हैं, मुझको मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद भिजवा दीजिए, हमारे मरीज की देखभाल सही हो जाएगी। ये वास्तव में ये हम सबके लिए क्रेडिट है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इन स्थानों पर जो भी आवश्यकता की जरूरत है हमको समय सीमा के अंदर पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब मैं फरीदाबाद में जाने के बाद मेरी समझ में आया कि लोगों की क्या राय है। लोग वास्तव में चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इन्हीं सुविधा के अस्पताल काम करें और कई अस्पतालों में लगता है ये कि लोग राज्य स्तरीय सुविधाएं लेना कम चाहते हैं, ईएसआईसी की सुविधाएं ज्यादा लेना चाहते हैं। ये हम सबके लिए क्रेडिट की बात है, हमको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में कोविड-19 के गंभीर मरीजों की जीवन रक्षा के लिए ईएसआईसी फरीदाबाद तथा ईएसआईसी सनत नगर में प्लाज्मा थेरेपी की जो सुविधा दी जा रही है, यही नहीं कोविड महामारी में बने हुए नए नॉर्मल के साथ साथ उद्योगों में भी कार्य जो सहजता से हो सके, इसके लिए ईएसआईसी के द्वारा कोविड-19 सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्री बुकलेट जो जारी की गई है, वो वास्तव में उसका लाभ मिल रहा है। मैंने स्वयं ईएसआईसी के द्वारा कोविड के इलाज के लिए दी जा रही सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण किया। लोगों से फीडबैक भी मुझे प्राप्त हुआ। ईएसआईसी के डॉक्टर्स तथा अन्य स्टाफ के द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मेरा सभी से ईएसआईसी में आग्रह है कि अस्पताल में हर क्षेत्र का आप मुआयना जरूर करिए। अगर कहीं पर लिफ्ट सही ढंग से काम नहीं कर रही है या दुरुस्त नहीं है या जाले दिखाई दे रहे हैं, सारे काम हो रहा है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे काम में कहीं कमी नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि लोग हमारे प्रति विश्वास ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं। लोग जिला अस्पताल की व्यवस्था के बजाय ईएसआईसी के अस्पताल पर विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईएसआईसी का अस्पताल उनकी चिंता करेगा। क्योंकि एक आध स्थान पर मुझको ये कहा कि साहब पैसा हम देते हैं तो उतनी सुविधा हमको मिलनी चाहिए, ये हमारी समझ में आता है। तो मैं वास्तव में जो फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ईएसआईसी के डॉक्टर्स तथा अन्य स्टाफ के द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में एक अच्छे ढंग से हमारा काम हो रहा है। आज के अवसर पर हमने ईएसआईसी के 3 अस्पतालों को यहाँ सम्मानित भी किया है। तो जैसा मैंने कहा है कि ईएसआईसी के सभी अस्पताल कोविड महामारी में जिस ढंग से काम कर रहे हैं, सारे के सारे प्रशंसा के पात्र हैं। इसके लिए हमने ये भी निर्णय लिया है कि सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को मेरी ओर से एक प्रशस्ति पत्र भेजा जाए और ईएसआईसी के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए मैं महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस आपदा के समय पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ काम किया। क्योंकि मुझे लग रहा था इतने सारे काम के बीच में भी अनुराधा जी कैसे सक्रियता से काम कर पाएंगी, पर वास्तव में मुझे लगा कि हर समय वो लगी रही और उन्होंने ईएसआईसी के काम को बहुत ही सक्रियता के साथ देखने का काम किया। मित्रों, आप सभी इस बात को मानते होंगे कि संकट के समय संचित राशि का ही सहारा होता है और ये धनराशि हमें सुविधा पूर्वक मिल जाए तो संकट से उबरने में सहायता मिलती है। इसी भावना के साथ देश के करोड़ों कर्मचारियों एवं उद्यमियों को इस संकट काल में शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान
कराने के लिए ईपीएफओ के द्वारा स्पेशल कोविड क्लेम की सुविधा प्रदान की गई और इस योजना के तहत सितंबर के महीने तक ईपीएफओ द्वारा पूरे देश में 41 लाख से ज्यादा कोविड एडवांस क्लेम सेटल किए गए और जिसके द्वारा 11,000 करोड़ रुपए हमारे सदस्यों को वितरित किए गए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी से सरकार के इस प्रयास को सफल बनाया। यहाँ पर मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा, अब लोगों के पुराने क्लेम भी लोग हमको कहते हैं, जब हम कहते हैं कि 3 दिन में निश्चित रूप से क्लेम सेटल हो जाएगा, अब लोग कहते हैं 3 दिन नहीं, उससे कम में क्लेम सेटल हो रहा है और बहुत पुराने पड़े क्लेम हमारे सेटल आप लोग कर रहे हैं। तो अभी हमको टेलीफोन करके कहते हैं, तो वास्तव में एक काम करने का तरीका हमारी समझ में आता है और पूरे देश में ईपीएफओ के 3 क्षेत्रीय कार्यालय जिन्हें सबसे ज्यादा कोविड-19 क्लेम को सेटल किया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा संबंधित डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। डाटा प्राप्त होते ही ईपीएफओ के सबसे अच्छे बेस्ट 3 क्षेत्रीय कार्यालयों को हमारे कार्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र भेजा जाएगा। मित्रों, आप सभी इस बात को स्वीकार करेंगे, किसी भी बड़े व महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक समर्पित सम्मिलित टीम की आवश्यकता होती है। इस टीम स्पिरिट का परिचय हमें ईएसआईसी, ईपीएफओ, सीएलसी के समन्वित प्रयासों में देखने को मिला है और इस अवसर पर यह संभव नहीं था कि हम हर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित कर सकें। इसलिए क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मैंने ये कार्य किया है और इस उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित सभी को करने का निर्णय लिया है। परंतु मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, वो हर एक कर्मचारी जिसने योगदान दिया है सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, आज कोविड-19 के समय आप सभी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की निगरानी हमारे ऑफिस द्वारा की जा रही है तथा हम समय समय पर इस प्रकार के अच्छे प्रयासों की को रिकॉग्नाइज भी करेंगे, सराहना भी करेंगे और एहसास भी कराएंगे कि लोगों को पता लगे हम अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो हमारे काम सबकी जानकारी में भी आ रहा है। अक्सर लोगों के मन में धारणा होती है कि सरकारी नौकरी में अच्छे काम या काम कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप समझ लें भारत सरकार ने इसमें बहुत बदलाव कर दिया है और हम सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में एक सम्मानीय अंक मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर हमारा मानना है कि अधिकारी और कर्मचारी जो पूर्णकालिक जिस ढंग से काम करते हैं हम उसको मॉनिटर करें और ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का काम करें, यह आवश्यक है और आज इसकी आवश्यकता है भी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ उत्कृष्ट कार्यों का ब्यौरा हमारे कार्यालय द्वारा रखा जा रहा है, उसी प्रकार जो समयबद्ध तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं उन पर भी हमारा कार्यालय पूरा ध्यान रख रहा है। इसका आंकलन हमारे द्वारा एक संतुष्ट सेल स्थापित किया गया है और हमने उसको कहा है कि संदर्भ में जानकारी करें कि जो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि लापरवाही मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं, इसको हमको समझ में आना चाहिए, हम इसको महसूस करें। इसलिए मैं आज इस अवसर पर ये बताना चाहूंगा कि हर अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों को पूरा करें, जिससे हम देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए और तन्मयता के साथ कार्य करें। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे भी इस प्रकार के हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम इस काम को करें, जिससे कि हमारा मंत्रालय गुड गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर रहे। मैं इतने कम समय में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी को बधाई दूंगा कि वास्तव में उन्होंने योगी नेगी जी के साथ मिलकर जो कार्य किया है वो प्रशंसा की बात है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मिलकर ये काम किया है। तो मेरी एक बार फिर से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से श्रम मंत्रालय जिस ढंग से काम कर रहा है
देश में हम आप लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपकी हौसला अफजाई एवं प्रोत्साहन से हम हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके शब्दों से प्रेरणा पाकर हम और अधिक तत्परता से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। अब मैं श्रीमती शिवानी स्वयं एडिशनल सेक्रेटरी एवं फाइनेंशियल एडवाइजर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। Honorable Minister Sir, respected Secretary Sir, Additional Secretary and DG ESIC, CLC, CPFC, all the other senior officers present here today, and all the other officers from the organizations EPFO, CLC and ESIC who are present here today. A very good afternoon to all of you. On behalf of this ministry, I extend a heartiest congratulations to all the COVID warriors of CLC, EPFO, ESIC who are present here today and who are not present and watching us through the DC all over the country. We are actually fortunate for having amongst us a team of highly motivated, zealous and purpose-driven officials. They did not leave any stone unturned to ensure that the difficulties faced by the public across the country were minimized. Everybody was taken care of, whether it is a employee of the organized sector covered by EPFO, whether it is a IP in ESIC, and even the people and the beneficiaries were not covered under ESIC but have got that treatment, including our own officers. I thank them all for carrying out this task with utmost professionalism and perfection. I extend warm gratitude to Honorable Minister Sir for gracing this memorable occasion with his gracious presence and motivating all of us to work even harder with his encouraging words. I also extend thanks to respected Secretary Sir for his continuous guidance and inspiration. I would like to thank Sri DPS Negi, Srimati Anuradha Prasad and Sri Sunil Barthwal for steering their respective organizations towards even greater heights. I thank members of the media fraternity present here today who have joined us to celebrate this occasion. Lastly, but not the least, I would like to express my appreciation to all the officers and officials who have worked very hard to bring this occasion to life. Thank you very much.